ग्लोबलाइजेशन, एक बार जल्दी से डेफिनेशन बता दो, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, भूल गए? नहीं याद? अच्छा भाई, मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिस प्रोसेस के थ्रू वर्ड एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक्ड हो जाता है, ठीक है। इंटरकनेक्शन जब वर्ल्ड इकोनॉमी का आपस में बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं हम। अब ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको बताया था कई तरीके से हो सकता था, जिसमें हम लोग ने बात करी थी इकोनॉमिक बेसिस, जैसे कि ट्रेड होता है, बिजनेस पॉलिसीज़ होती हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होता है कुछ हमारा, उसके बेसिस पे भी हो सकता है। दूसरा कल्चरल बेसिस की भी बात हम लोग ने की थी, ये कल्चरल बेसिस पे भी होता है क्योंकि कल्चरल आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं एक नेशन से दूसरे नेशन में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि कल्चर, रीजन, रिलीजन, कास्ट, इन सब के बेसिस पे कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को हम लोग पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग ने यहाँ पे कर ली थी। ग्लोबलाइजेशन के बाद में हमने डेफिनेशन, हिस्ट्री वगैरह सब देख ली थी इसकी, प्रो ग्लोबलाइजेशन भी देख लिया था, एंटी ग्लोबलाइजेशन भी देख लिया था कि इंडिया जो था ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करने से बच रहा था लगातार। तो वो एंटी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब अलाउ ना किया जाए, अपनी मार्केट को ओपन ना किया जाए दूसरी मार्केट के लिए, तो वो क्या है? एंटी ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो वो मार्केट को ओपन करने की बात नहीं चल रही थी यहाँ पे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मेजरमेंट भी कहीं ना कहीं, ये सब चीज़ें हम लोग ने इफेक्ट्स भी देख लिए थे। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था इसके पीछे कि इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन किस किस पे पड़ सकता है, कौन कौन से सेक्टर पे। तो मैंने आपको बोला था ऑल पॉसिबल सेक्टर्स, जितने भी पॉसिबल सेक्टर्स आपके दिमाग में आ सकते हैं उन सभी सेक्टर्स के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता ज़रूर है, ठीक है। तो मैंने बोला था अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और उसमें अगर ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव भी दिया हो साथ में, तो आप हमेशा ऑल ऑफ दी के साथ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये बता दिया था हमने। एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थोड़ा सा बचा था हमारा। यस जैसे अगर कहानी भी जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपके पास सारे आ जाते हैं। हाँ 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 सर अगर ऑप्शन में टेक्निकल और ऐसे एक और आ जाए, फिर सी ऑप्शन आए बोथ ए एंड बी, हाँ डी ऑप्शन आ जाए तरफ बी, हाँ, फिर उस केस में सर तो मेजर, जिसमें मेजर ऑफ द ऑप्शंस दिए हों वो करेक्ट होगा फिर आपका, ठीक है। अगर आपके 3 ऑप्शन दिए, 3 में से सिर्फ 2 ऑप्शन आपको लग रहा है कि 2 ये मांग रहा है, तो वो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, एक को हटा देना, फिर ये कर सकते हो। मेजर ऑफ द ऑप्शन करेक्ट ही होंगे इसके अंदर, ठीक है। नन ऑफ दीज, बहुत ही ना के बराबर चांसेस है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पूछे और किस किस सेक्टर पे हुआ वो दे दे और नीचे लिख दे नन ऑफ दीज। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट किसी चीज़ पे पड़ा ना हो जो ऑप्शन उसने दिए, है ना। तो नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर बहुत ही रेयर चांस है कि हो पाएगा, ठीक है। तो वो नहीं होगा, तो आपको आंसर हमेशा ये लगाना। देखो आप देख भी सकते हो इसके अंदर लगभग कौन सा सेक्टर बच रहा है यहाँ पे। अगर हम इन सेक्टर्स को देख लें, पढ़ लें एक बार, तो इन सेक्टर्स में कौन सा ऐसा सेक्टर बच जाएगा दुनिया के अंदर, पूरा देख लो घूम फिर के, कि आप इससे थोड़ा बहुत बच जाओ, या ऐसी चीज़ें कुछ भी इसके अंदर ना आती हो, कुछ भी आप पढ़ लो इसके अंदर, तो ये सेक्टर कोई बचता ही नहीं है इसके अंदर। सभी सेक्टर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैंने बोला कि सभी सेक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर, ऐसा होगा ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, ठीक है। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस देखो बहुत सिंपल सी हैं इसकी। ग्लोबलाइजेशन से क्या एडवांटेजेस थी, क्यों ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया? तो अडॉप्ट करने के पीछे, ग्लोबलाइजेशन के पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो सबसे पहले नंबर पे लिखा जाता है। तो इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स एंड पीपल जो होते थे, जो आपस में क्या कर सकते थे, दूसरी कंट्री से पहली कंट्री या पहली कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर क्या कर सकते थे, आपस में ट्रांसपोर्ट किया कर सकते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कहीं ना कहीं आपस में बढ़ गई और वो इजी भी हो गई, और अब पहले से ज्यादा कहीं ना कहीं वो फास्ट भी हो गई, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पहला इंपैक्ट क्या पड़ा, गुड्स या जितकी भी प्रोडक्शन होता है, जो सर्विसेज वगैरह होती हैं, उनका एक्सचेंज आपस में, और लोग एक दूसरे से आपस में इधर उधर जा सकते हैं बहुत आसानी से, वो फास्ट भी हो गया और इजी
भी हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे लगातार, हिस्ट्री के अंदर हम लोग ने देखा भी कि वॉर्स हो जाया करते थे लगातार, कुछ कंट्रीज के आपस में वॉर हो जाते थे, वर्ल्ड वॉर वगैरह भी हम लोग ने देखे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। तो वो वॉर्स का चांसेस अब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए, ठीक है। अब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में किसी तरीके के रिलेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी तो वो वॉर्स से कहीं ना कहीं दूर हटने की कोशिश करेंगे। ग्लोबलाइजेशन में एक अच्छे रिलेशंस बनाए कंट्रीज के बीच में, तो पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर बिटवीन दीज कंट्रीज रिड्यूस, ठीक है। तीसरा, अगर आप इसके अंदर देखोगे तो जो ट्रेड था, ठीक है, तो ट्रेड क्या होता था, पहले जो आपस में ट्रेड हुआ करता था वो ट्रेड कहीं ना कहीं आप मेरे को $10 दो, मैं आपको $10 के बदले में इतनी इतनी गुड्स दे दूंगा। ये सारी की सारी क्या होती थी, एक बिजनेस या ट्रेड के बेसिस पे हुआ करता था। अब भी ट्रेड या बिजनेस के बेसिस पे होती हैं सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीज हुई, ये फ्री ट्रेड, जो फ्री ट्रेड था यहाँ पे आके वो फ्री ट्रेड यहाँ पे बढ़ गया। अब फ्री ट्रेड बढ़ने का मतलब क्या है, क्या फ्री में गुड्स या सर्विसेज को देना शुरू कर दिया होगा इन्होंने? नहीं, ये जो फ्री ट्रेड की यहाँ पे बात हो रही है, कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड ऐसे हो जाया करता था, जैसे आप आज के टाइम में देखो, अगर जैसे सऊदी के किंग भारत के अंदर आए या सऊदी के किंग पाकिस्तान के अंदर गए, नेपाल के अंदर गए, कहीं भी गए, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि हम कुछ जो है ना ऑयल सेक्टर हमारा मजबूत है, हम ऑयल सेक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो हम ऑयल सेक्टर के इतने इतने रिसोर्सेज आपको फ्री में देके जाते हैं, या इतना इतना पैकेज हम आपको फ्री में देके जाते हैं। तो ये पैकेजिंग सिस्टम पहले जो था, पहले कहीं ना कहीं नहीं हुआ करता था। इसके बाद में जब ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ा तो एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए क्या करा, वो फ्री ट्रेड की कॉन्सेप्ट को भी बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक इसके अंदर आप देखोगे ग्लोबल मास मीडिया, ग्लोबल मास मीडिया, अब जो मीडिया है हमारी, अभी देखा होगा ना आप कि एबीपी न्यूज़ आज तक वाले कहीं ना कहीं यूएसए के अंदर पहुंच गए थे जब आपके नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंचे थे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को कवरेज करने के लिए वहां पे हमारी मीडिया भी, इंडिया की मीडिया भी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीडिया जो है हमारी वो ग्लोबल मीडिया में कन्वर्ट हो गई धीरे धीरे, और उसने क्या करा, एक कंट्री ही नहीं काफ़ी कंट्रीज़ के लोगों को आपस में कनेक्ट करना शुरू किया। बीबीसी की बात करते हैं, जैसे बीबीसी एक चैनल सभी ने सुना होगा, तो बीबीसी लंदन का चैनल है, ठीक है, मेन लंदन से वो उसको पूरी तरीके से चलाया जाता है, लेकिन उसकी ब्रांचेज आज के टाइम में दुनिया के हर कोने के अंदर है। तो वो बीबीसी लंदन क्या है, एक तरीके से इंटरनेशनल मीडिया। हाँ, इंडिया के अंदर है बेटा, बीबीसी चैनल चलता है, पूरी तरीके से चलता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा उसकी कहीं ना कहीं बोला जाता है कि बहुत अच्छी न्यूज़ देता है। अच्छी न्यूज़ का मतलब उसको माना जाता है, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जैसे आपके होते हैं यूपीएससी से लेके स्टेट लेवल तक के, तो उन एग्ज़ाम्स के अंदर बीबीसी के कहीं ना कहीं न्यूज़ को ही वैलिड भी मानते हैं। तो वो न्यूज़ कहीं ना कहीं बहुत वैलिड न्यूज़ देता है, वो फैक्ट पूरे चेक करके न्यूज़ देता है, ठीक है। आगे है द ग्लोबल विलेज ड्रीम बिकम्स मोर रियलिस्टिक। ग्लोबल विलेज की जो ड्रीम थी अब वो ज़्यादा आसान लगने लगी और रियल लगने लगी। अब ये ग्लोबल विलेज की ड्रीम क्या थी, ग्लोबल विलेज की ड्रीम ये थी कि दुनिया भर के जितने भी गाँवों की बात करो आप, विलेजेस की बात करो, या विलेजेस का मतलब हो रहा है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, पूरे दुनिया के अंदर जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन सबको एक मार्जिन या एक स्केल पे लाके कंसीडर किया जाए, और उसके बेसिस से उसकी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और जितनी भी रिसोर्सेज की ड्रॉबैक्स होते हैं या शॉर्टेज होती है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हमको ये आसान तरीका दिखने लगा जब ग्लोबलाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया, ठीक है। तो इसके बाद में और भी हैं बहुत सारे आपके वो भी चीज़ें हैं, इसके नोट्स में आप लोग को दे दूंगा, आप लोग को पता लग जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस आप बहुत सारे देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस भी हुए, पूरे एडवांटेजेस के बाद में हम लोग डिसएडवांटेजेस भी थोड़े से देख लेते हैं, ठीक, कि डिसएडवांटेजेस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुए होंगे, क्या नुकसान हुए होंगे। फायदे तो बहुत सारे हमको पता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि एक डेवलप्ड कंट्रीज से जब डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कोई पर्सन आता है, ठीक है, या डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्री के अंदर कोई पर्सन जाता है, ठीक है। एक तरफ एग्जांपल ले लो ऑफ इंडिया का, एक तरफ एग्जांपल ले लो ऑफ यूएसए का। इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, यूएसए इज डेवलप्ड कंट्री। तो इंडिया से जब कोई बंदा यूएसए के अंदर जाएगा तो जो भी स्किल्ड होंगी उसकी, जो स्किल होगी उसके अंदर, ठीक है, जो जॉब की स्किल होगी उसकी कहीं ना कहीं, तो वो यूएसए के वर्कर के मुकाबले थोड़ी कम होगी। क्या होगी, यूएसए के वर्कर के मुकाबले थोड़ी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे एडवांस फॉर्म ऑफ एजुकेशन
मॉडर्न और एडवांस फॉर्म ऑफ स्किल्ड को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाता है। अब हम लोग डेवलप्ड ना होने की वजह से उससे थोड़ा बहुत तो पीछे ही रहेंगे। तो इसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि अनस्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आपस में या जॉब्स जो थी मिक्स हो गई। अब उनकी मिक्सिंग की वजह से क्या हुआ कि जो अभी तक हमारा क्वालिटी जो आया करती थी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो क्वालिटी होना रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो वो क्वालिटी के ऊपर कहीं ना कहीं फर्क पड़ा ग्लोबलाइजेशन का, स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स के मिक्स होने की वजह से। ठीक है, एक प्रॉब्लम की ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर ये हुई कि अब अगर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होगा, मतलब अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डाउन जाएगी, डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी अगर डाउन जाएगी तो उसका असर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी पड़ेगा। अगर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ होता तो सब अपनी अपनी कंट्रीज की इकोनॉमी को संभाले बैठे होते, दूसरी की कंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, अब एक कंट्री का इम्पैक्ट दूसरी कंट्री के ऊपर भी पड़ना शुरू हो गया। जैसे अभी कोरोना के टाइम में आपने देखा कि सभी कंट्रीज की क्या हुआ, जीडीपी बहुत तेजी से डाउन हुई। हर कंट्री का इम्पैक्ट दूसरी कंट्री के ऊपर पड़ा, तो एक कंट्री की डाउन होना शुरू हुई तो उसी का इम्पैक्ट सारी कंट्रीज के ऊपर पड़ता चला गया। तो इकोनॉमिक डिसरप्शन की जो है इसकी वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक, और एक एग्जाम्पल ये हो सकता है आपका कि जो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो नेशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस लोगों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ेगा, आप सरकार या जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब अलाउ करेगी अपनी कंट्रीज़ के अंदर कुछ कॉर्पोरेशंस को, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज को कि आप आइए हमारे यहाँ और हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करिए और हमारे यहाँ के काम करिए, तो जब ये इन्वेस्ट करेंगे, अपना काम करना शुरू करेंगे, तो ये क्या करेंगे, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ा लेंगे अपना, कि हमारा पैसा लगा है, हम सारी चीज़ों को पूरी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सोसाइटी के ऊपर कहीं ना कहीं डायरेक्टली पड़ा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट का इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं पड़ना शुरू हो गया, जिससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट था उसका कंट्रोल धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे आज के टाइम में भी अगर देख लो, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि कंट्रीज़ की जो आपकी जितनी भी बिजनेस रिसोर्सेज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उन सबको गवर्नमेंट के हाथ से हटा के कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे देना, वो होता है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हुआ, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ग्लोबलाइजेशन का ही है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम ये भी होगी कहीं ना कहीं, आप ये भी देख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि जो जब कॉर्पोरेट बिजनेस ट्रेड्स ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ना शुरू होंगी तो एक मॉडर्न फॉर्म पे बढ़ना शुरू होती हैं, और जब मॉडर्न फॉर्म पे बढ़ना शुरू होती है तो कल्चरल वैल्यूज़ यहाँ पे रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, कॉर्पोरेट्स ने जहाँ जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट लिया वहाँ पे क्या हुआ, वो कल्चरल वैल्यूज़ को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन भी देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, तो वो भी हम लोग लेके चल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो कि मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल जो थी, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हो गया। मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल, कोई समझता है मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब? हाँ, अच्छा, रिसोर्सेज, अच्छा अच्छा, देखो मटेरियलिस्टिक लाइफ का मतलब ये होता है, दो तरीके की लाइफ होती है। ठीक है, दो तरीके की लाइफ होती है, एक होती है मटेरियलिस्टिक और एक होती है स्पिरिचुअल। ठीक, एक होती है मटेरियलिस्टिक, एक होती है स्पिरिचुअल। ठीक, तो इसको डिफ़ाइन किया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने इस तरीके की लाइफ को जब डिफ़ाइन किया तो उन्होंने बोला एक तरफ मटेरियलिस्टिक लाइफ है, एक तरफ स्पिरिचुअल लाइफ है। मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने वाले लोग ज़्यादातर कौन होते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ का मतलब जैसे अगर आप यूएसए की तरफ चले जाओ, यूरोप की तरफ चले जाओ, ठीक है, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पूरा कवर कर लो, यूरोप कवर कर लो पूरा का पूरा, तो ये सब लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ का मतलब
रिसोर्सेज की कमी नहीं होना चाहिए, हमारे पास कार भी होना चाहिए, बंगला भी होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, हर एक चीज़ हमारी अवेलेबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए, जैसा हम चाहें हमको लाइफ वैसी मिले। हर एक मटेरियल का हमारे पास में क्या होना चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए, वो होती है मटेरियलिस्टिक लाइफ। इसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी तरफ होती है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर ईस्टर्न लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ईस्टर्न मतलब एशियन पीपल के बाद यहाँ पे हो रही है, खास करके इंडिया, ठीक है। हम लोग का ज़्यादातर इंटेंशन या जो भी चीज़ें रहती हैं वो कहाँ रहती हैं, ज़्यादातर स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। रिलीजियस लाइफ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने जब कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके अंदर यही बताया था कि इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ना तो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए। अगर आप बैलेंस लाइफ को, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना लोगे तो आप लाइफ को अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट जो वेस्टर्न का था वो ईस्टर्न के ऊपर पड़ना शुरू हो गया। वेस्टर्न में ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं क्योंकि, और डेवलप्ड कंट्रीज़ का इम्पैक्ट हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर पड़ना शुरू हो गया। तो ज़्यादा क्या हुआ, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल का कहीं ना कहीं स्टार्ट होना शुरू हो गया और लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हुआ कि लोगों ने क्या करा, मटेरियलिस्टिक लाइफ पे डिपेंड होना शुरू कर दिया और स्पिरिचुअल लाइफ से कहीं ना कहीं दूर होना शुरू हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन ने ये भी कहीं ना कहीं लोगों को डैमेज पहुंचाया, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपके कहीं ना कहीं क्या थे, एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे। अब इंडियन इकोनॉमी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ा और क्या असर हुआ है, पॉजिटिव्स पड़े, नेगेटिव्स पड़े, ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन कुछ इसी फॉर्म में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसमें बोलेगा आपसे कि देखो, ये तो आपको पता कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कब किया है, 1991 के अंदर, जब हमने बात की थी कि LPG रिफॉर्म्स को हमने अपनाया, ठीक है। इसमें जो जी था ये ग्लोबलाइजेशन की बात अभी तक हम लोग करते चले आए, ठीक है। तो यही ग्लोबलाइजेशन की जो बात हम लोग करते चले आए, इसी ग्लोबलाइजेशन से पहले लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के भी कॉन्सेप्ट को हमने अडॉप्ट किया। तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अपनी मार्केट को ओपन कर देना दूसरी मार्केट के लिए। मतलब एक मार्केट दूसरी मार्केट के लिए ओपन हो गई है कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है कि अगर कोई टी शर्ट का बिजनेस या वो लगा हुआ है, सेटअप लगा हुआ है, तो वो टी शर्ट का सेटअप इंडिया में नहीं, इंडिया से एक्सपोर्ट भी होगा, और अगर USA में टी शर्ट का सेटअप लगा हुआ है तो वो वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट भी होगा। तो ये लिबरलाइजेशन को ये क्या करा गया, लिबरलाइज कर दिया गया मार्केट को कि वहाँ की टी शर्ट यहाँ भी बिक सकती है और यहाँ की टी शर्ट वहाँ भी बिक सकती है। तो ये मार्केट को लिबरलाइज करना हो गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब, इससे पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज होती थी, ठीक है, जैसे BHEL हो गया, बेल सुना होगा आप लोगों ने, ONGC सुना होगा आपने, ठीक है, ऑयल लिमिटेड कंपनीज वगैरह जो है हमारे यहाँ पे, इन सब का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या हुआ करते थे, ये सब एक लाइसेंस की मोहताज हुआ करती थी। इनको गवर्नमेंट से एक लाइसेंस कंपलसरी चाहिए होता था अपने ट्रेड को या अपनी कंपनीज को चलाने के लिए, ठीक है। कोई भी कंपनी प्राइवेटाइज अपने आप को नहीं कर सकती थी या अपने आप को पूरी तरीके से कि हम ही रेगुलेट करेंगे इसको, ऐसा कंट्रोल किसी की कंपनी को हाथ में नहीं हुआ करता था। ये कंट्रोल सीधा गवर्नमेंट के हाथ में होता था। गवर्नमेंट जैसा चाहेगी कंपनीज को वैसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ 1991 में कि हमने प्राइवेटाइजेशन को जब अपनाया तो हमने लाइसेंस पॉलिसी खत्म कर दी। हमने कहा लाइसेंस आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप डिसीजंस के लिए अपने इंडिपेंडेंट हो। अगर आपको यहाँ पे लॉस लग रहा है, बेनिफिट लग रहा है, आप अपने डिसीजंस उस आधार पर ले सकते हो, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हमने अपनाया। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है, तो 1991 में जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई जो कि हम लोग करने के फेवर में नहीं थे, LPG को हम लोग अडॉप्ट करने के फेवर में नहीं थे, फिर भी हमने LPG को अडॉप्ट किया, तो इसके पीछे मजबूरी थी हमारी, बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हमको LPG को अडॉप्ट करना पड़ा। हम एक क्लोज मार्केट रहना चाहते थे, दूसरी मार्केट के सामने ओपन नहीं होना चाहते थे, क्योंकि हमको हमेशा ये डर था कि जैसे ब्रिटिशर्स ने आके कैप्चर कर लिया भारत को, वैसे दूसरी इकोनॉमीज भी आके भारत को कैप्चर कर सकती हैं। ट्रेड के बेसिस पे ही तो आए थे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ और उन्होंने कैप्चर कर लिया था। इसी तरीके से और लोग भी आ सकते थे। लेकिन 1991 में क्या हुआ, हमने दूसरी कंट्रीज से हम क्या करते थे, जब हमारा लॉस हुआ करता था, कोई डेफिसिट होता है, डेफिसिट का मतलब लॉस होता है, जब भी कोई डेफिसिट होता था तो हम क्या करते थे, अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा दूसरी इकोनॉमी से लोन लिया करते थे, ठीक है। जैसे कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस बन गए थे, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन लोन या उधारी आपको दे देते हैं अगर आप किसी परेशानी में हो, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक है आपका, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक भी ऐसे करके क्या करता है, आपको लोन प्रोवाइड कर देता है अगर कोई कंट्री किसी बड़ी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम में है। ठीक, तो ऐसे करते 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 हम इतने ज़्यादा लोन के अंदर आ गए थे, बहुत ज़्यादा लोन हमारे ऊपर आ गया था, तो हम उस लोन को चुका नहीं पाते, इसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक फेलियर हो गया। इकोनॉमी हमारी फेल हो गई उस समय में। अब हमको अपनी इकोनॉमी को बचाना था, तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ दूसरी कंट्रीज़ ने या डेवलप्ड कंट्रीज़ ने या वर्ल्ड बैंक ने एक ही रास्ता छोड़ा। उन्होंने बोला आपके पास एक रास्ता है कि आप अपनी मार्केट को ओपन कर दें, अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज कर दें और मार्केट के अंदर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लें, जिससे दूसरी इकोनॉमी एंटर कर सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जब भारत के सामने रखा गया तो काफ़ी चर्चाएं हुई, बहुत कुछ बातें हुई इसके ऊपर, लेकिन फाइनली जब ऑप्शन ही हमारे पास में एक था तो हमने उस ऑप्शन को अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करके एलपीजी रिफॉर्म्स को हमने अपना लिया। इससे क्या हुआ कि जो लोन की बहुत बड़ी अमाउंट थी हमारे ऊपर, उस लोन की बहुत बड़ी अमाउंट में से कुछ अमाउंट को वर्ल्ड बैंक ने माफ़ किया और कुछ अमाउंट को वर्ल्ड बैंक ने बोला धीरे धीरे करके अब आप चुका सकते हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी जो है अब ओपन इकोनॉमी हो गई है। अब हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर आप अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो आप दूसरी कंट्रीज से कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करके हमारे लोन को चुका दोगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से गारंटी मिल गई थी वर्ल्ड बैंक को। यस, लिबरलाइजेशन है और ये अच्छा एक बार फिर से बता दें। लिबरलाइजेशन का मतलब बेटा ये है कि एक मार्केट अगर दूसरी मार्केट के लिए ओपन हो जाए, मतलब मैं अगर इंडिया हूँ और आप यूएसए हो और मेरा प्रोडक्शन होता है टी शर्ट का, जैसे हमने एग्जांपल लिया, तो मेरे यहाँ प्रोडक्शन होता है टी शर्ट का और आप चलो यूएसए हो, आपने प्रोडक्शन मान लिया कि आपके यहाँ लैपटॉप का प्रोडक्शन होता है, तो मेरे यहाँ लैपटॉप की कमी है, आप क्या करो लैपटॉप मेरे को देना शुरू कर दो, एक्सपोर्ट मेरे को शुरू कर दो। ठीक है, और मेरे यहाँ टी शर्ट हो तो मैं आपको टी शर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूंगा। ठीक, तो जब एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ में एक्सचेंज करती है अपनी गुड्स को, ठीक है, तो वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती है, मार्केट ओपन होने पे ही पॉसिबल हो पाएंगे। अगर मैंने अपने मार्केट को बंद करके रखा हुआ है तो आप कैसे मेरे यहाँ लेके आओगे लैपटॉप को, नहीं ला पाओगे ना। तो हमने क्या करा, अपनी मार्केट को ओपन कर दिया। उसी ओपन मार्केट करने का मतलब ये हुआ कि अब हम किसी भी कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं और किसी भी कंट्री को कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी उनको बेच सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं उनको। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस जब चालू हुआ मार्केट ओपन होने से, इसको हमने बोला लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ, पहले जो हमारी इंडस्ट्रीज होती थी, कंपनीज होती थी, जिन कंपनीज का BHEL वगैरह जैसे एग्जांपल दिया मैंने अभी आपको, तो ये कंपनीज को इमरजेंसी लाइसेंस क्या करना पड़ता था, एक गवर्नमेंट से लेना पड़ता था कि हम अपनी BHEL की इंडस्ट्री डाल रहे हैं और हम इंडस्ट्री डालने के लिए आपसे जो है ना ये लाइसेंस हमको चाहिए, वो लाइसेंस हमको दो। और उस लाइसेंस में बाकायदा शर्तें लिखी होती थी, पूरी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसे स्टार लगा देते हैं ना, जो वो स्टार लगा के लिखी होती थी कि आपको क्या करना है, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है जो गवर्नमेंट आपसे बोलेगी, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। अब क्या हुआ कि जैसे प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया गया, वो लाइसेंस वाला सिस्टम जो था उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। अब लाइसेंस सिस्टम नहीं हुआ करेगा। अब जो कंपनीज या इंडस्ट्रीज भारत के अंदर लगा करेंगी वो ओपन इंडस्ट्रीज हुआ करेंगी, उनको ये परमिशन होगी या ये आज़ादी, इंडिपेंडेंसी होगी कि वो डिसीजंस को अपने आधार पर ले सके। ठीक है, तो यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन आपने देख लिया। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो मॉडल था उसको हम लोग ने बहुत डिटेल में यहाँ पे समझ लिया कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ने ये सारी चीज़ें देखी। क्राइसिस वगैरह की बात जो हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब उसमें हुआ क्या था, करना क्या पड़ा था, ये सारी की सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। एक बार देख लो चाहो तो आप। डिवोल्यूशन भी हुआ उस टाइम, करेंसी सिस्टम वगैरह भी जो हमारा था, हमको करेंसी को डिवोल्यूट भी करना पड़ा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन ही होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपसे पूछ लेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था कि 1991 में, तो हाँ 1991 में LPG रिफॉर्म्स के टाइम में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब डायरेक्टली क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है। डिवोल्यूशन, अच्छा, डिवैल्यूशन ये हुआ था कि जो करेंसीज थी हमारे पास में, पैसा जो हमारे पास में था, वो पैसा क्या करा, गवर्नमेंट ने सबसे पहले मार्केट से सक करा। सक करने का मतलब सारा का सारा पैसा मार्केट से ले लिया।
जैसा अभी आपने डिवोल्यूशन के टाइम पे देखा, करेंसीज जब बंद होना शुरू हो गई तो करेंसीज के टाइम में जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसी तरीके से डिवोल्यूशन भी कहते हैं। तो करेंसीज को जब सख्त कर लिया जाता है बुरी मार्केट से और गवर्नमेंट अपने पास में उसको कलेक्ट कर लेती है, तो उसको कहते हैं डिवोल्यूशन। ऐसा इसलिए किया इन्होंने कि मार्केट के अंदर जितनी भी करेंसी है, अभी उससे ज़्यादा करेंसी की ज़रूरत गवर्नमेंट को है। गवर्नमेंट जब तक वो करेंसी अपने पास में नहीं रखेगी तब तक वो क्या नहीं कर सकती, तब तक वो पूरी तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स को अपना नहीं सकती। और एलपीजी मॉडल नया मॉडल है, तो नए मॉडल के हिसाब से हमको नई करेंसीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए पुरानी करेंसीज को हमने लेना पड़ेगा। तो पुरानी करेंसीज को लेकर नई करेंसीज को जब इन्वेंट करा गया, इसीलिए इसको क्या करा गया, डिवोल्यूट करना हमारे लिए ज़रूरी था। ठीक है, ये लाइसेंसिंग रिजाइम, इसकी बात तो हमने कर ही ली कि लाइसेंसिंग वाली बात हुई थी। ठीक है, हमने क्या करा, एफडीआई अलाउ कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब एलपीजी रिफॉर्म्स हमने अपनाया तो हमने एफडीआई भी अलाउ कर दिया कि डायरेक्ट फॉरेन से लोग आए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें आके, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा तो उससे प्रॉफिट भी उठाएं, क्योंकि इससे इंडियन मार्केट को अच्छा प्रॉफिट होगा। तो लोगों ने दूसरी कंट्री से आके एफडीआईज भी करना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद में पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं मर्ज हो गया आपस में, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज भी किया उन्होंने और उनको प्रॉफिट भी हुआ। तो ये कुछ इसके प्रोसेस थे। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है, ये एमआरटीपी एक्ट के बारे में पूछ लेता है कि इसको एबोलिश कर दिया गया था 1969 के अंदर। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसने क्या किया था, इसने सीधा सीधा जो इम्पोर्ट्स होते हैं, इम्पोर्ट्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए होते हैं, उन रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया था। ठीक है, ये एक एक्ट था, क्या याद रखना है आपको, एमआरटीपी एक एक्ट था 1969 में जो बना था, उसको 1991 में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था वो इसकी वजह से लगा हुआ था। अब हम इंपोर्ट कर सकते हैं इस एक्ट को खत्म करने के बाद में। तो इस एक्ट को खत्म करने के पीछे ये रीजन था आपका। ठीक है, एमआरटीपी जो एक्ट था उसकी वजह से हुआ था। ठीक, चलिए ये सब तो कहानी है। अब इसमें देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की ब्राइट साइड है क्या, ग्लोबलाइजेशन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी तो कुछ पड़े हैं बहुत सारे। तो वो इम्पैक्ट्स क्या पड़े हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, चार्ट देखेंगे सिर्फ हम लोग। अगर हम जीडीपी की बात करें तो लगातार देखो जीडीपी 90 के बाद में पहले 5.6% थी, फिर 7% हुई, 7.5% एग्रीगेट जीडीपी की अगर बात करें आप। ठीक है, ये लगातार आप देखो इंक्रीज ही करती गई। जीडीपी हमारी क्या हुई, लगातार इंक्रीज करती गई, इंक्रीमेंट हमारी जीडीपी में लगातार होता चला गया। अगर कोविड के टाइम की बात छोड़ दें हम लोग, तो हम लोग लगातार पॉजिटिव में ही चले हैं, कभी नेगेटिव में हम लोग अभी तक नहीं गए। इवन 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आई थी, जो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, लेकिन भारत उस इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या हुआ, बच गया और उसकी इकोनॉमी अच्छी रही थी। ठीक है, तो हम लगातार कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करते चले गए, खासकर जीडीपी के बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब ये जो एफडीआई की बात कर रहे थे हम लोग कि एफडीआई भारत के अंदर कितना आई, तो हमने देखा शुरू में जो था आपका 2000s का टाइम था, उस समय में लगभग $43.29 बिलियन हमारे पास में एफडीआई आ गई। ठीक है, अब ये एफडीआई हमारे पास में, एफडीआई का देखो रोल कैसा होता है, बैंक की तरह होता है कि आप जनता हो, जनता आपकी पैसे जाके कहाँ करेगी, बैंक में जमा करेगी जाके जनता पैसे, और उन पैसों को उठा के लोन के फॉर्म में बांट देती है बैंक। ठीक है, थोड़ा परसेंट अपने पास में रख लेती। सेम एफडीआई में होता है। एफडीआई में फॉरेन कंट्रीज आती हैं, भारत के पास में इन्वेस्टमेंट करा उन्होंने, भारत क्या करेगी, वो जो पैसा सारा का सारा होता है उस पैसे से अपनी डेवलपमेंट जो पॉलिसीज हैं पूरी कंट्रीज की, उन डेवलपमेंट पॉलिसीज के लिए काम करती है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम लगा देती है जिससे कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन होता रहता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता चला जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देती है और कुछ परसेंटेज अपने पास में बचा के रख लेती है, बाद में इसका प्रॉफिट उठा के फॉरेन कंट्रीज को भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो एफडीआई का रोल भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा बैंक का और कस्टमर्स का होता है आपस में। ठीक, इसको इजी वे में समझो। $64 बिलियन, लगभग 64 बिलियन 2020 अगर करंट की बात करें हम लोग, एग्जैक्ट 2020 तक ये जो हमारी एफडीआई का प्रोसेस है कहाँ तक पहुँच चुका है, $64 बिलियन तक हम लोग के पास में आज के समय में एफडीआईज आती हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि देखो 43 था 2000s के टाइम पे, ये लगभग 2005 की बात है, और 15 साल के अंदर अच्छा खासा लगभग 20 का क्या हुआ हमारे पास में सीधा सीधा एक्सटेंशन हुआ है या इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, ये अगर आप देखो तो ब्राइट साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन है जीडीपी के बेसिस पे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ा,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ा? तो एक्सपोर्ट तो इंक्रीज़ हुआ लगभग 24%, ठीक है। कितना इंक्रीज़ हुआ? 24% हुआ 2004-05 के मुकाबले में, ठीक है। और इसका डेटा दिया हुआ, डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, डेटा आपसे पूछेगा नहीं, बस एक रेशियो को समझने के लिए मैंने आपके सामने डेटा रखा हुआ है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कितना फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो एक बहुत बड़े मार्जिन का फ़र्क पड़ा है। जैसा कि हम लोग 2004-05 की बात करें तो यहाँ पे 24% लगभग इंक्रीज़ हुआ था और उसकी वैल्यू थी $63 बिलियन, ठीक है। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें, हम लोग 2020 या 2021 की बात करें, तो आज के समय में जो एक्सपोर्ट है हमारा, वो टोटल इंक्रीज़ होकर पहुँच गया 147.64 बिलियन, और ये 50% का डायरेक्ट इंक्रीमेंट है। पहले 24% का इंक्रीमेंट था, आज के समय में 50% का डायरेक्ट इंक्रीमेंट है। तो फॉरेन ट्रेड हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले में बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हमको यही चीज़ याद रखनी, ठीक। थोड़ा डार्क साइड भी देख लो, इस क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन आने से, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस तो देखी थी हमने, थोड़ी डार्क साइड भी देख ले। तो डार्क साइड इसकी ये बोलती है कि कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ से रिड्यूस होना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर असर पड़ा और एग्रीकल्चर सेक्टर रिड्यूस होना शुरू हो गया। क्यों रिड्यूस होना शुरू हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर एलपीजी के बाद में? हम लोग ने 2 क्लास पहले इसकी बात की थी कि एलपीजी की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों रिड्यूस। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा ना हमने, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हमने 3 सेक्टर्स पढ़े थे, और जब 2 सेक्टर्स आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, सर्विसेज सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, एग्रीकल्चर तो जाएगा ही ना नीचे, तो एग्रीकल्चर डाउन होना शुरू हो जाएगा इस समय में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ से क्या हुआ, आपका नीचे जाना शुरू हो गया, रिड्यूस होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर बढ़ना शुरू हो गए थे, ठीक है। इन्होंने बोला कि इसकी वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होना शुरू हुआ। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कोई बताएगा? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या रहा होगा ग्लोबलाइजेशन की वजह? अच्छा, मतलब हम लोग फॉरेन रिसोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए होंगे। ठीक है, एक रीज़न हो सकता है, फॉरेन रिसोर्सेज पर ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट हो गए होंगे। दूसरा रीज़न देखो इसका ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर मेजर ऑफ द पॉपुलेशन हमारी डिपेंडेंट हुआ करती थी बिफोर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हम लोग लगभग जो थे आपका 60% जो पॉपुलेशन थी डायरेक्टली कहाँ थी, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड रहा करती थी। लेकिन जैसे ही ये हुआ, ग्लोबलाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया, उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर रिड्यूस होना जब शुरू हुआ, तो लोगों के पास से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके पास से एम्प्लॉयमेंट भी गया, और एम्प्लॉयमेंट जाने की वजह से पॉवर्टी भी बढ़ी। क्योंकि भाई एग्रीकल्चर से डायरेक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर में इन्वॉल्व होने के लिए आपको एक टाइम पीरियड समय चाहिए होगा, क्योंकि आपको उस हिसाब से अपनी स्किल्स को बनाना पड़ेगा। अब कोई एग्रीकल्चर सेक्टर वाला बंदा जाके किसी बीपीओ में काम तो नहीं करने लगेगा ना, वो तो तब करना शुरू करेगा, हाँ, क्योंकि अनस्किल्ड है वो अभी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट अनस्किल्ड सेक्टर का हुआ करता था। इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई कि पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना शुरू हो गया। डिग्रेडिंग सोसाइटी का मतलब ये है कि कल्चरल वैल्यूज़ मिक्स होना शुरू हो गई, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ मिक्स होना शुरू हो गई। अगर आप एंशिएंट इतिहास की बात करोगे, प्राचीन इतिहास की बात करोगे, तो हम लोग ने जब 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा था, तो उसके पीछे एक हमारा कल्चरल रीज़न भी था कि 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ था। उस समय तक के लोग जो हुआ करते थे ये यकीन किया करते थे कि भारत के बाहर से जाने पे पर्सन अगर किसी दूसरी कंट्री में जाता है या अगर किसी समुद्र को पार कर लेता है तो वो पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है, पॉल्यूटेड हो जाता है वो। तो ये मानना था उस समय की सोसाइटी का। लेकिन क्या हुआ उसके बाद में, तो ये डिग्रेडिंग सोसाइटी, कल्चरल वैल्यूज़, मतलब ऐसा क्यों बोला करते थे लोग, क्योंकि वो कल्चरल वैल्यूज़ मिक्स हो जाया करती थी। अब यहाँ का बंदा अगर किसी भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, वो वहाँ
वहाँ पे जाके उस मॉडर्नाइजेशन में इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि वो वहाँ से जाके यहाँ पे आके उन सारी चीज़ों को या तो भूल जाएगा या तो कुछ और ही मिक्स करने की कोशिश कर देगा, क्योंकि इम्पैक्ट सोसाइटी का पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज का कल्चर था वो कल्चर आके भारत में मिक्स होना शुरू हुआ। ठीक है, तो सोसाइटी भी हमारी डिग्रेड होना शुरू हो गई। हालांकि दूसरी कंट्रीज के लिए पॉजिटिव हो सकता है, अगर दूसरी कंट्रीज के अंदर भारत का कल्चर जाएगा तो भारत का कल्चर क्या करेगा, उन कंट्रीज के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में या उनके कल्चरल वैल्यूज़ को थोड़ा बहुत चेंज, लेकिन उनकी कल्चरल वैल्यूज़ उस तरीके की हैं तो वो कल्चरल वैल्यूज़ उनकी भी चेंज होंगी। ठीक है, लेकिन हमारी अच्छी कल्चरल वैल्यूज़ क्या हुआ, यहाँ से डिग्रेड होना शुरू हो गई। ठीक है, स्लम कैपिटल्स जो थे उनका ग्रोथ होना शुरू हो गया कहीं ना कहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, लोग शहरों में इकट्ठा हो के भर भर के आना शुरू हो गए। पहले तो गाँवों में रहते थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। अर्बनाइजेशन जब होना शुरू हो गया तो लोगों ने क्या करा, इकट्ठा हो के भर भर के इंडस्ट्रीज़ में चलो काम करेंगे। कोई बोला चलो ठीक है फैक्ट्री में किसी में लग जाएंगे, तो फैक्ट्री में या इंडस्ट्रीज़ में काम करने के चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी होकर शहरों की तरफ बढ़ी, तो उन्होंने क्या करा, स्लम कैपिटल्स को भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन की कहीं ना कहीं आपकी डार्क साइड थी। अब आगे चैलेंजेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के हमारे लिए, कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन से, कि आगे हम ऐसा क्या करें कि ग्लोबलाइजेशन से जो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव में ही रहे, ज़्यादा नेगेटिव की तरफ हम ना जाए। तो हमको करना क्या पड़ेगा, फ्यूचर चैलेंजेस हमारे सामने कुछ ऐसे हैं, उन चैलेंजेस को देख लेते हैं, वही चैलेंजेस को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी एनुअल एवरेज ग्रोथ है, जो अभी तक हमने जीडीपी वगैरह में देखी 7 से 8%, 9% थी, उसको लगभग 9 से 10% तक हर साल रखना पड़ेगा। ठीक है, 9 to 10% हमको अपनी जीडीपी ग्रोथ को हर साल रखना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे यहाँ आके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहता है, जो इंपोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इच्छुक होंगे लोग, उनके लिए कहीं ना कहीं एंट्री या जो रिलैक्सेशन उनको देना पड़ेगा, और जो बैरियर्स हैं बिजनेस के, वो बैरियर्स के बिजनेस को और ज़्यादा रिलैक्स करना पड़ेगा, उनको ईजी वे में थोड़ा कहीं ना कहीं उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कि जो ट्रेड आपके और हमारे बीच में होगा वो एक बहुत ही नॉर्मल और ईजी वे के अंदर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे। बूस्टिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ, अब क्या अगर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर या अगर हमारा प्राइवेट जो आपका सर्विसेज सेक्टर है अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग एक तरफ फेंक दें और उसको इम्प्रूव ना करें। ठीक है, तो हमको एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर या बूस्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए ये भी एक चैलेंज है कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वी आर अ एग्रेरियन सोसाइटी, और एग्रेरियन सोसाइटी कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, अगर हमको डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ चलना है, क्योंकि हम सोसाइटी में पीछे भी नहीं रह सकते, हमको दुनिया से कहीं ना कहीं क्या है कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंडस्ट्रीज़ को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। डेवलपिंग से जब हम डेवलप्ड की तरफ बढ़ते हैं तो ज़्यादा हमको इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। हम जितना प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे उतना ही मार्केट में हमारी डिमांड बढ़ेगी, दूसरी कंट्रीज़ उतना ही हम पे डिपेंडेंट होंगी। तो जितना एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं इसका, तो वो एक्सपेंशन भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो हम कर ही रहे हैं, अभी भी लगातार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और उन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर हम लोग ने कहीं ना कहीं क्रिएट भी किए, और एक कहीं ना कहीं हमने एक मार्जिन भी रखा है दूसरी इकोनॉमीज़ के लिए कि उन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से आप इन्वेस्ट करो। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हैं कुछ कहीं ना कहीं हमारे सामने। ठीक है, ये भी कुछ और चैलेंजेस हैं। ठीक है, कि हमको अपनी पॉपुलेशन को भी एम्पावर करना पड़ेगा, डोमेस्टिक कल्चर को हमको प्रोटेक्ट करके भी रखना है। ठीक है, और हमारा प्राइसिंग या मैकेनिज्म जो है उसके हिसाब से हमको सब्सिडीज़ वगैरह जो हमको पब्लिक को देनी है वो भी सही से देनी पड़ेंगी। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब फिस्कल का मतलब फाइनेंस से है, पैसे से मतलब है, उसको हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिवेन्यू डेफिसिट को ख़त्म करना पड़ेगा। ये रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है,
रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब किसी इकोनॉमी के अंदर सेविंग से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होना शुरू हो जाए, ठीक है। मतलब क्या हो, एक तरफ अगर कोई पूरी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ले ली हमने, इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो लगभग 2 या 3 ट्रिलियन पैसा कमा रहे हैं पर ईयर, पूरी इकोनॉमी को मिला लिया जाए, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना हो जा रहा है, 4-5 ट्रिलियन हुआ जा रहा है, तो वो डेफिसिट हो जाता है हमारा। उसी डेफिसिट को हमको ख़त्म करना है और हमको फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर काम करना है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ भी करना है, ठीक। कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन यही है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग को मिस नहीं करना है, ठीक है। सारी कंट्रीज़ को हम अलाउ तो करें, बहुत सारी कंट्रीज़ को हमको अलाउ करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन की तरफ जब हम बढ़ें तो ग्लोबलाइजेशन से हम पीछे तो जाएंगे नहीं, तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ें, हम आगे बढ़ें, उसको लेके आगे चलना पड़ेगा। बस हमको करना क्या है कि हम लोग को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिन चैलेंजेस की हमने बात की है उन चैलेंजेस से निपटने की ज़रूरत है। ग्लोबलाइजेशन अगर हमने अडॉप्ट किया है तो अब उसको यूटिलाइज़ करने का समय हमारे पास में, हम क्या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव उसके अंदर निकाल सकते हैं कि हम उनको यूटिलाइज़ करें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आपके लिए कंक्लूजन है इसका, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की जो कहानी थी वो आपकी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो है ग्लोबलाइजेशन की कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक। अब ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस कुछ इस फॉर्म में बनेंगे आपके, ठीक है। उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन लगा लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन है, क्या होगा इससे हमारा ग्लोबलाइजेशन का पूरा चैप्टर निपट जाएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। पूछ रहा है कि कंट्रीज के बीच में जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो भी पूरा का पूरा मसला है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ठीक है। क्या आंसर होगा? ग्लोबलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन इसके पीछे रीज़न है, अभी हमने बात भी करी थी कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारे के सारे जो मसले हो रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज का, उसके कॉर्पोरेट्स का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? सीधा सीधा रीज़न है उसके पीछे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश हैव बीन अ मेजर फोर्स इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कनेक्टिंग डिस्टेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बताइए क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से डिस्टेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के बहुत दूर दूर के रीजन्स भी आपस में आगे कनेक्ट होते चले जा रहे हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, हाँ। अब जिसमें देखो ग्लोबलाइजेशन दिया होता तो ग्लोबलाइजेशन आंसर हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन एक रीज़न। अब ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा है? एमएनसीज पे पड़ा है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पे पड़ा है या कॉरपोरेट्स पे पड़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमएनसीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द की आइडियाज बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। क्या है आइडिया ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए या इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए? क्या है ये? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन है? अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स क्यों नहीं है? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स है। इंटीग्रेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स क्यों नहीं है ग्लोबलाइजेशन? तो ग्रॉस मतलब टोटल होता है, टोटल, कंप्लीट टोटल। देखो आंसर तो इसका एंड से ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को भी इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, मार्केट्स को भी इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट्स को इंटीग्रेट करने की बात ग्लोबलाइजेशन के अंदर डायरेक्टली नहीं आती है, ठीक है। ये इंटीग्रेट ऑफ प्रॉफिट्स की जो बात होती है या ग्रॉस प्रॉफिट्स या टोटल प्रॉफिट की बात होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेटाइजेशन का। जब मार्केट को प्राइवेटाइज किया जाता है तो टोटल प्रॉफिट को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट उसके अंदर चला जाएगा, तो ये याद रखेंगे आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन या इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है विच फैक्टर्स हैज ग्लोबलाइजेशन बीन फैसिलिटेटेड बाय, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के पीछे के फैक्टर्स फैसिलिटेटेड बाय, रीजन पूछ रहा है। रैपिड इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन कौन से रीज़न आपके कारगर हुए, कारगर मतलब कह सकते हैं फैसिलिटेटेड, इजी कह लो इसको, आसान हो गए, ठीक है, वो आंसर कह सकते हो, ठीक। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रहा है रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी में रैपिड इंप्रूवमेंट हुआ? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अच्छा। प्रेशर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशर भी हुआ होगा,
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल हो जाएगा। देखो टेक्नोलॉजी में तो इंप्रूवमेंट हुआ, नो डाउट टेक्नोलॉजी तो बड़ी है कहीं ना कहीं। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज का लिबरलाइज भी होना शुरू हुआ, मार्केट ओपन भी तो हुई उसकी वजह से। प्रेशर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भैया वर्ल्ड बैंक से प्रेशर ही तो आया था हमारे ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर वर्ल्ड बैंक से प्रेशर ही तो आया, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशराइजेशन भी बढ़ना शुरू हो गया, तो वो ग्लोबलाइजेशन से ये सारे के सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। व्हाट इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, पूछ लिया है एमएनसी है क्या, ठीक है। एमएनसी क्या है? अ कॉर्पोरेशन दैट डज इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसा कॉर्पोरेशन जो इंटरनेशनल ट्रेड करता है। मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करता है। अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्रीज, या वो कि जो एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। क्या होगा आप लोग के हिसाब से? सी। देखो इंटरनेशनल ट्रेड अधूरा है, बात अधूरी बोल रहा है यहाँ पे। कॉर्पोरेशन दैट डज इंटरनेशनल ट्रेड, हाँ इंटरनेशनल ट्रेड करता है, कोई बात नहीं। मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर अदर कंट्रीज, क्या सिर्फ दूसरी कंट्रीज़ के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करेगा? नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अपनी कंट्री के लिए भी तो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तीसरा बोला अ कंपनी डैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, ठीक। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एमएनसी का मतलब हो गया मल्टीनेशनल, नाम में लगा हुआ है ना मल्टीनेशनल, तो कई सारे नेशन के अंदर वो कंपनी कॉरपोरेट को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। यस, ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि इन्होंने बोला अ कॉर्पोरेशन दैट डज इंटरनेशनल ट्रेड, वो कॉर्पोरेशन जो इंटरनेशनल ट्रेड करता है। अब उस इंटरनेशनल ट्रेड में डिफाइन नहीं किया कि वो इंटरनेशनल ट्रेड किन किन कंट्रीज़ के अंदर कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज कंट्रीज़ के अंदर कर रहा है, या फिर अपनी कंट्रीज़ या दूसरी कंट्री, एक दो कंट्रीज़ के बीच में भी तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड मल्टीनेशनल कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकता है। इसलिए ए ऑप्शन इसका दो कंट्रीज की तरफ भी हमारा ध्यान जा सकता है। सी ऑप्शन कहीं ना कहीं मोस्ट वैलिड इसलिए है क्योंकि इसने मल्टीनेशनल को कहीं ना कहीं यूज बोल कर दिया है कि मोर देन वन नेशन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हो सकता है दो ही नेशन की बात हो, इसलिए नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो है ग्लोबलाइजेशन वाइड कनेक्टिंग कंट्रीज शैल रिजल्ट इन, ग्लोबलाइजेशन जो कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है उसकी वजह से क्या होगा? लेसर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बीच में थोड़ा कम कंपटीशन हो जाएगा। ग्रेटर कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ जाएगा। नो चेंज इन कंपटीशन, कंपटीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नन ऑफ दी अबव, बताइए। ग्रेटर कंपटीशन, एकदम कंपटीशन इन दोनों के बीच में आपस में बढ़ जाएगा। जितनी भी कंट्रीज को ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट करेगा उतना ही कंपटीशन मार्केट में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। चलिए इसमें से बताइए कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट किया है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज, अवेलेबिलिटी ऑफ अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज इन डेवलपिंग कंट्रीज, सम कंट्रीज आर गुड इन द लैंडस्केप फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन सा मेजर फैक्टर है या कौन सा मेजर रीज़न हुआ जिस पे इम्पैक्ट पड़ा, ये बताइए आप। क्या चीप लेबर कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल हो गया डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर? क्या अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल हो गई? जो कुछ कंट्रीज़ थी उनमें नेचुरल रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उसमें अच्छे हो गए, वो गुड हो गए, उनका बढ़ गया। या रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, या ग्लोबलाइजेशन का मेजर फैक्टर ये हुआ कि टेक्नोलॉजी में रैपिड इम्प्रूवमेंट हुआ। व्हाट वुड बी योर आंसर? अरे पहला ऑप्शन देखोगे अगर आप, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, क्या कंट्रीज़ के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, भारत को मान लो, भारत के अंदर क्या चीप लेबर, सस्ता लेबर नहीं था पहले? क्या लोग सस्ते में या कम पैसे में काम नहीं कर सकते थे? रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, सीधा आंसर इसका रैपिड इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी। ये तो अभी हम लोग फैक्टर में एडवांटेजेस में भी पढ़ा था ना हमने कि टेक्नोलॉजी के अंदर, हाँ
हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से चीप लेबर और बढ़ गया था। अच्छा ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर चीप लेबर बढ़ गया, ठीक है, हम पूछ रहे हैं मेजर फैक्टर क्या है इसके अंदर, ये भी तो आप ध्यान में रखो। वो थोड़ा सा बढ़ा होगा, मैंने बोला 90% नहीं बढ़ा, वो 90% इस पर टेक्नोलॉजी पे फ़र्क पड़ा, 10% ही बढ़ा होगा, वहाँ पे 10% लेबर बढ़ा होगा कहीं ना कहीं, चीप लेबर। तो हमसे तो मेजर फैक्टर पूछता है, अगर 10% बढ़ भी गया तो क्या दिक्कत है, 90% तो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई ना, तो मेजर पूछ रहा है, जहाँ मेजर वर्ड लग जाए वहाँ सबसे बड़ा रीज़न पूछता है आपसे, ठीक है। तो मेजर रीज़न के अंदर चीप लेबर तो पहले भारत के अंदर था भी ना, अगर फ़र्क पड़ेगा भी तो 10% का मैक्सिमम पड़ेगा। अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज की बात हो रही है तो पहले भी रिसोर्सेज ऐसी थी बहुत सारी, मेजर फैक्टर तो नहीं हो सकता उसका कहीं ना कहीं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज तो हमेशा गुड ही रही है कहीं ना कहीं। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। व्हाट इज़ यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया। बताइए इनमें सबसे मेजर रीज़न क्या है जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं, और खास टेली कम्युनिकेशन। अच्छा, मेल एंड टेलीफोन नहीं होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द रीज़न, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल रीज़न होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें गेन हुई हैं कि हम अब एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पे बहुत आराम से अपने मैसेज को भेज सकते हैं, ठीक है। चाहे किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर चले जाओ तो उसका मतलब ही क्या होता है, सीधा सीधा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब होता है। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे तो काम कर रहा है। टेली कम्युनिकेशन इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल। टेली कम्युनिकेशन से भी हम लोग उन एरियाज़ के अंदर आपस में कनेक्शन कर सकते हैं। ये सब हम लोग जो आपस में अभी कर रहे हैं, जो आप लोग मीटिंग के थ्रू ऐड हो, वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो पूरी तरीके से, वरना मैसेज को मैं कन्वे कैसे कर पाता आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, वॉट वुड हैपन। माना कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना से जो कुछ खिलौने या टॉयज आ रहे थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, क्या होगा, ठीक है। टॉयज विल गेट चीपर, मोर परचेज बाय अ कंज्यूमर, टॉयज सस्ते हो जाएंगे, परचेज उसका बढ़ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा, टॉयज विल गेट एक्सपेंसिव, लेस परचेज हो जाएगा उसका, टॉयज विल गेट एक्सपेंसिव, मोर परचेज बाय अ कंज्यूमर। सी ऑप्शन। अच्छा चलिए, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। सीधा सीधा क्वेश्चन था, जब टैक्स बढ़ेगा किसी के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे और उसका कहीं ना कहीं कंजम्पशन भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब चाइनीज़ रिसोर्सेज को बॉयकॉट करने की बात होती है तो चाइना से हम लोग ट्रेड को ख़त्म नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ पर टैक्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब टैक्स बढ़ जाता है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो लोग उसको लेना कम कर देते हैं, ठीक है, इसलिए ये इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट यूज डैश टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड को ये जो डिसाइड करना होता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से जो भी चीज़ें होती हैं वो डिसाइड करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज या एक दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? टैक्स लेवाइज, टैक्स लगा देती है या टैक्स बढ़ा देती है या रिलैक्सेशन ऑफ टैक्सेस कर देती है। डी, अच्छा ट्रेड बैरियर्स, वेरी गुड, ट्रेड बैरियर्स होगा। क्यों होगा ट्रेड बैरियर्स, क्यों बोला ट्रेड बैरियर्स? हाँ, एक तरीके का बैरियर ही है। तो हाँ, फॉरेन ट्रेड के अंदर हमेशा क्या एक बैरियर की तरह काम करना पड़ता है कि जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर एक बैरियर लगा देते हैं, वो बैरियर लगाना भी टैक्स लगाना होता है। हम टैक्स को रिड्यूस कर दें, टैक्स को इंक्रीज़ कर दें, टैक्स को कांस्टेंट कर दें, या हम उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी करते हैं, वो पूरा का पूरा क्या है आपका एक तरीके से ट्रेड बैरियर ही है। या ट्रेड के नाम पर ये गुड्स हम आपको देंगे, ये गुड्स हम आपको नहीं देंगे,
जाएंगे, इन सब चीज़ों की जब भी कुछ तरीके के वो लग जाते हैं वो ट्रेड बैरियर्स ही कहलाते हैं आप। ठीक है, तो ये ट्रेड बैरियर्स वगैरह 10 क्वेश्चन लगा लिए हमने इससे रिलेटेड, लगभग 10 क्वेश्चन ये हमारे लगाने के बाद में थोड़े 5-10 क्वेश्चन और हैं आपके, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसके जो भी नोट्स है वो भी होंगे, वो भी एक बार आप लोग लगा के चेक कर लेना। और इससे रिलेटेड ग्लोबलाइजेशन या इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इससे बाहर जितना भी हम लोग ने बात कर ली है, कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। एलपीजी रिफॉर्म्स आपको पता होना चाहिए क्या क्या हुआ और कब हुआ था, वो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। एक बार इन सब चीज़ों को रिवाइज करना, रिवाइज करके देखना क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इसके बाद में हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट? यस, इकोनॉमी का 3 चैप्टर खत्म हो गए, कंज्यूमर राइट्स आपका 4th चैप्टर है। 4 खत्म होने के बाद में अब स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वगैरह जो है वो तो हम लोग क्लास में तो नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स टाइप के आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि उसमें से कोई क्वेश्चन खास पूछता भी नहीं है। ठीक, तो वो बस स्टोरी आप पढ़ लेना, एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना, उसके बाद में 1-2 चैप्टर और 2 चैप्टर इसके बाद में और बचेंगे। टोटल अब 3 चैप्टर बचा है आपका, और 3 चैप्टर का मतलब मैक्सिमम 4 to 5 क्लासेस। ठीक है, हाँ बाकी देखो हिस्ट्री हो गई है आपकी, इकोनॉमी में 4 to 5 क्लासेस थोड़ी सी बची हैं वो हो जाएंगी, और हिस्ट्री तो हो गई थी, उसके बाद में पॉलिटी सिविक्स हो चुकी है आपकी शायद। ठीक है, और सिविक्स के बाद में सिविक्स और ज्योग्राफी तो पैरेलल चल रही है आपकी, तो वो जब भी ख़त्म होंगे दोनों पैरेलल ही ख़त्म होंगी। आप लोग मान के चलो एग्ज़ाम आपका नवंबर में है, मिड ऑफ नवंबर ना, तो मिड ऑफ नवंबर में नहीं है, हाँ दिसंबर में होगा। दिसंबर में होगा, तो बहुत आराम से नवंबर की फर्स्ट वीक में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, फिर इसके हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ क्वेश्चंस लगाना, फिर जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, हम लोग अपनी तरफ से जितने क्वेश्चंस दे पाएंगे पॉसिबल वो सारे क्वेश्चंस आपको देंगे। आप लोग अपनी तरफ से जितने क्वेश्चंस को ढूंढ पाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को ढूंढ कर लगाने की कोशिश करना, बस फिर प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट सारे बैठ जाएंगे हमारे अंदर, सारे के सारे पेज फंस चुके होंगे, अब उनको करना क्या है, बस रिवाइज करना है, ग्रीस करना है, ग्रीसिंग करते रहना है बस उसकी। ठीक है, तो क्वेश्चंस लगाते रहना, ग्रीसिंग होती चली जाएगी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं, बाकी सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।